हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज है हमारा वुमेन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे। उससे पहले हम लोग मेमोरी ग्लैंड पढ़े थे। जैसे कि आपको मैं बताती हूं कि मेमोरी ग्लैंड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो मेमोरी ग्लैंड में हम लोग पढ़े थे कि उसमें 15 से 20 लोब होते हैं। कौन से लोब होते हैं? मेमोरी लोब। ठीक है, और ये जो मेमोरी लोब है आपके, वो कितने होते हैं? 15 से 20। और एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे अल्वुलाई होते हैं और वो अल्वुलाई को हम लोग कहते हैं क्या? क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। क्या मतलब? अल्वुलाई है वो क्या करता है? मिल्क को सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये जो अल्वुलाई है उसके डक्ट्स जो निकलते हैं उसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और बहुत सारे जब ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कह दिए थे? मेमोरी डक्ट कह दिए थे। और देन फिर जो मेमोरी डक्ट है वो जाके आपका एक वाइड रेंज बनाता है, मतलब थोड़ा फुला हुआ पार्ट बनाता है, इसलिए उसको हम लोग एम्पुला कह देते हैं। और उसके बाद फिर वो जो मिल्क है वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, निपल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे डायरेक्शन। इसका मैंने डायरेक्शन भूल गई थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन बता देती हूँ कि डायरेक्शन क्या था। तो डायरेक्शन था कि पहले जो मिल्क है वो एल्वुलाई से आएगा, देन वो कहाँ जाएगा? देन वो आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और फिर वो मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? तो मैंने ट्यूब्यूल्स मिला के क्या बनाना सिखाया था? मेमोरी डक्ट। तो वो मेमोरी डक्ट में चला जाएगा और फिर मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में जाएगा और मेमोरी एम्पुला से फिर आपका कहाँ जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट में। और यहां से क्या होगा? मिल्क आपका सक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन थे, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि जब जेनेसिस आता है तो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन हो रहा है तो किसका हो रहा है भाई? स्पर्म का। फिर हम लोग देखे थे कि स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो स्पर्मेटोगोनिया से हुआ था। और उसमें स्पर्मेटोगोनिया से जब अगर स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब स्पर्मेटोजोआ क्या है? मैच्योर स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोआ कह देते हैं। तो इस प्रोसेस को टोटल को हम लोग क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब स्टार्ट हो जाता है मेल में? तो ये स्टार्ट होता है आपके प्यूबर्टी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसकी जो प्रोसेस थी तो मैंने देखा था कि जो स्पर्मेटोगोनिया था वो, उसमें हम लोग गोनिया में सबसे पहले हम लोग माइटोसिस करवाए थे। माइटोसिस करवा के हम लोग प्राइमरी oocyte बनाए थे। प्राइमरी oocyte जो आपके बने थे वो डिप्लॉइडी थे। और फिर उसमें जब हम लोग मियोसिस 1 करवाते हैं तब उसकी डिप्लॉइडी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। और वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो उसके बाद फिर मियोसिस 2 करवाते हैं, उसमें फिर हम लोग को मिल जाता है स्पर्मेटिड्स। ठीक है, फिर स्पर्मेटिड्स के बाद एक और प्रोसेस आता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या? फिर से जेनेसिस आ गया, मतलब अभी भी स्पर्म फॉर्मेशन बंद नहीं हुआ है, अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी है, इसलिए यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होता है। इससे क्या होता है कि आपके एक कंप्लीट मैच्योर स्पर्म बन के बाहर आ जाते हैं जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे फिर मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था कि 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। उसके बाद फिर स्पर्मेटिड में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। देन फिर उसका हेड, नेक पार्ट, मिडल पार्ट और टेल खुल के बाहर आता है। चलिए, तो इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मिएशन। क्या पढ़ेंगे? स्पर्मिएशन। अब ये क्या है भाई? तो देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है आपको।
कंफ्यूज क्या है, बिल्कुल नहीं करना। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या आप समझे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से अगर आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मिएशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो स्पर्मिएशन क्या है, जो आपके मैच्योर स्पर्म है वो सर्टोली सेल से निकलकर आपके ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब आ जाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं स्पर्मिएशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म है आपके वो क्या करते हैं कि सर्टोली सेल्स के अंदर ऐसे अपने माथा को गड़ाए रखते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों भाई? न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो यही जो स्पर्म है इसके हेड निकल जाता है और सेमनीफेरस ल्यूम्यून के मतलब जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ये बीच वाला पार्ट ल्यूमेन ही हुआ ना, इसमें आके वो मूवमेंट शो करने लगता है, रिलीज हो जाता है, देन उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पर्मिएशन। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, मैच्योर स्पर्म्स आर रिलीज्ड, एक मिनट, वेट, क्या पढ़ना है हम लोग को, स्पर्मिएशन। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है मैच्योर स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स into ल्यूमेन ऑफ किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन आपके टेस्टिस में होता था और टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता था। ये याद है कि नहीं? याद रखिएगा, पिछले क्लास में देख लीजिए जाके अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो। चलिए तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मेल्स में। तो क्या है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस starts at puberty due to increase in GnRH from hypothalamus। अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, निकलता है, रिलीज होता है, उसके बढ़ने के कारण जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये एक्ट ऑन एंटीरियर
एक मिनट, प्यूटिट्री, ठीक है। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर प्यूटिट्री ग्लैंड पे, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, पर ये कहाँ से सिक्रीट हुआ था, ये हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, पर ये एक्ट करता है कहाँ पे, एंटीरियर प्यूटिट्री पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, ये आपके दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट आपके क्या हो जाते हैं, LH, और सेकेंड आपके क्या हो जाते हैं, FSH, ठीक है। जो LH है वो क्या है, वो लीडिंग सेल सिक्रीट करता है, क्या, लीडिंग सेल्स। और जो आपके FSH है वो क्या है, सर्टोली सेल्स रिलीज करता है। अब ये जो है वो क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन, क्या, एंड्रोजन। और ये आपका जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या, जो LH है वो लेटिंग सेल्स उसको सिक्रीट करता है, फिर जो LH है वो स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन को सिक्रीट करके क्यों, क्या करने में, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है। और फिर जो ये FSH है वो सर्टोली सेल्स है, मतलब सर्टोली सेल्स रिलीज करता है, और इसका जो काम है वो क्या है, रिलीज सर्टेन फैक्टर that stimulate, क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। अब समझ में आया। तो ये जो दो पार्ट है इसी से हम लोग को कंप्लीट मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखें, जो LH है उसके द्वारा एंड्रोजन सिक्रीट हुआ था, सॉरी जो लीडिंग सेल्स है उसके द्वारा हम लोग को एंड्रोजन मिला था, वो क्या किया था, स्टिमुलेट किया था किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है वो क्या किया था, वो स्टिमुलेट किया था स्पर्मियोजेनेसिस को। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनाता है, मतलब स्पर्म बनाता है। और जो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो पूरे प्रोसेस को जो स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोजोआ बनाता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। बट आपके उसके बीच का लास्ट प्रोसेस है जो स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है, उस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाए थे स्पर्मेटोगोनिया, इससे हम लोग बनाए थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन फिर हम लोग बनाए थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इससे फिर हम लोग क्या बनाए थे, स्पर्मेटिड्स। और फिर यहाँ पे आपका एक प्रोसेस हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ये फिर क्या बना दिया था आपका स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे ये प्रोसेस को सिर्फ हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, पर ये होल प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब समझ में आया कि क्या क्या बात होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में। तो चलिए देखते हैं अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।
ये कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं, 1 मिनट। अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म के स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आपके एक हेड होंगे, उसमें आपका न्यूक्लियस होगा, और हेड के ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्रोसोम। 1 मिनट, इसको थोड़ा बिग बना देते हैं। ये मान लीजिए आपका हेड है, हेड पार्ट है, और इसके अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस, और हेड के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्रोसोम। फिर आता है नेक, उसके बाद बीच में आता है मिडल पार्ट, और मिडल पार्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस अरेंजमेंट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और लास्ट स्टेज आपका होता है टेल। तो ये आपका क्या हो गया, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो चलिए पहले लेबलिंग करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या है, ये आपका हेड है, और ये है आपका एक्रोसोम, जो इसमें आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो एक मिसाइल की तरह काम करते हैं। जो अंदर जाता है तो वो तोड़ने में हेल्प करता है, किसको, फीमेल में। जब आप स्पर्म अंदर जाता है तो वो जितने भी फॉलिकल्स ये सब होते हैं उसको तोड़ने में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिकल एंजाइम पाए जाते हैं। फिर ये आपका नेक आ गया, और ये आपका मिडल पार्ट है जिसमें आपका क्या क्या होता है, चलिए लिख ही देते हैं। इसमें आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये मिडिल पार्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेबेकर्ण। क्या कहेंगे, नेबेकर्ण। 1 मिनट हम अच्छे से कर देते हैं, नीबेनकर्ण। क्या कहेंगे, नीबेनकर्ण अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है ऐसा काम जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी फॉर्मेशन करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि ये अगर एटीपी प्रोड्यूस करेगा तभी ना स्पर्म को एनर्जी मिलेगा और वो अपने मूवमेंट को शो करेगा। किस लिए करता है, मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी करने में हेल्प करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर में कि हेड होता है, देन क्या होता है, नेक होता है, उसके बाद आपका आता है मिडल पार्ट,
और लास्ट में आपका जाता है टेल। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा है, ये आपका पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये भी तो एक सेल ही है ना, तो ये पूरा किससे सराउंड रहेगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो किससे सराउंड रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन envelops whole sperm। मतलब क्या कि पूरे जो स्पर्म है उसको कवर्ड करके रखा हुआ है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब थर्ड में हम लोग देखते हैं कि जो हेड है उसमें आपके एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। और क्या? देखिए यहां पे ये क्या है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। और फिर यहां पे हम क्या बोले थे? क्या है? न्यूक्लियस है और एक्रोसोम भी होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? entirely covered by acrosome। ठीक है, अब पोस्टीरियर मतलब क्या बोले थे? पीछे की ओर। एंटेरियर मतलब सामने। तो वही हेड के जो सामने है वो कवर्ड किया हुआ है किससे? आपके एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर क्या है आपका? क्या है? वो है आपका क्या है? हाइड्रोलिटिकल एंजाइम है। जो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है जो फॉलिकल्स है वहां पे जो जोना पेलुसिडा है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। एक्रोसोम एज अ मिसाइल काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर यहां पे हम लोग पढ़े एक्रोसोमल एंजाइम, वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम्स हेल्प्स इन किसमें? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। मैंने अभी आपको बोला ना कि वो फॉलिकल्स के अंदर जोना पेलुसिडा ये सब जो है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, तभी ना फर्टिलाइज होगा। वो टूटेगा ही नहीं तो स्पर्म अंदर जाएगा ही कैसे एक के पास? तो यही बात होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ की ओर। तो आ जाते हैं मिडल पार्ट में। तो मिडल जो पीस है इसमें क्या होता है? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस एनर्जी किसके लिए प्रोड्यूस किया था? मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सुनिए, जो आपके स्पर्म का जो पर इजैकुलेशन, जब भी स्पर्म आपका बाहर आता है, इजेक्ट होता है, इजैकुलेशन मतलब क्या होता है? आउट होना, तब आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या है? 200 बाहर आते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। हर इजैकुलेशन में आपके 2 से 300 स्पर्म मिलियन
200 से 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब इसमें अगर 60% स्पर्म आपका जो है वो नॉर्मल शेप में है तो हम लोग उसको नॉर्मल मानते हैं, और 40% जो स्पर्म है वो आपका मोर्टेलिटी में अच्छा है, ठीक है, तब उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो क्या कहेंगे? फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मैं हाईलाइट कर देती हूं, तो क्या है कि आपके नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% जो है एटलीस्ट नॉर्मल शेप में होने चाहिए, और 40% जो है वो एटलीस्ट वैग्रस मोर्टेलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस vast difference and progesterate gland necessary for किसके लिए? maturation and mortality of sperm। ठीक है, maturation and mortality of sperm। तो क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया और प्रोजेस्टेट ग्लैंड, ये सब हेल्प करता है, आपका जरूरत होता है, नेसेसरी है, किस लिए? मैच्योरेशन के लिए, और किस लिए? मोर्टेलिटी के लिए। किसके भाई? स्पर्म के। ठीक है, तो ये सब आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी बताया था मैंने कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये दोनों को हम लोग मिला के क्या कह देते हैं? सीमेन। ये तो मैंने पहले ही बता चुका है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है एंड्रोजन मेंटेन एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। जो एंड्रोजन है वो जो मेल के एसेसरी डक्ट्स है और ग्लैंड्स है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं। स्पर्म का फोटो शायद मैंने लाया है, देख लेते हैं, एक मिनट। वेट, सॉरी मैंने नहीं लाया, कोई बात नहीं, मैं अच्छे तरीके से वैसे भी आपको समझा ही चुकी हूँ। चलिए एक बार ये वाला फिगर देख लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि स्पर्मेटोगोनिया में अगर माइटोसिस होता है तो वो आपका क्या बना देता है? माइटोसिस होता है स्पर्मेटोगोनिया, तो वो क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो बहुत जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर आगे मियोसिस 1 होगा, या तो फिर वो वापस स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। कुछ जो होते हैं वो आगे चले आते हैं और कुछ फिर वो जाके वापस स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म फिर से बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है कुछ इधर चले गए, स्पर्मेटोसाइट है वो कुछ फिर जाके स्पर्मेटोगोनिया बना लिए और कुछ आके मियोसिस 1 किए, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, देन फिर वो मियोसिस 2 किए,
फिर वो स्पर्मेटिड्स बनाए और फिर डिफ्रेंसिएशन हुआ, जिसको हम लोग कहे थे स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्म फॉर्म हो गया, मतलब स्पर्मेटोजोआ बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो यही पढ़ना था। और अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे oogenesis। तो उसके बाद oogenesis पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।